चलिए सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासक। मगध के परवर्ती गुप्त शासक से संबंधित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। चलिए, हम लोग देख रहे थे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में हम लोग बहुत आगे चल चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग मगध के परवर्ती शासक से संबंधित प्रश्नों को। यह बुक आपके बिहार बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपका है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश के जो संस्थापक थे कृष्णगुप्त थे। कृष्णगुप्त, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कृष्णगुप्त का शासन काल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा था। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कुमारगुप्त तृतीय ने। कुमारगुप्त तृतीय ने मगध के परवर्ती गुप्त शासक मौखरी को पराजित किया था। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भागों को जीत लिया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। मौखरी शासक ने क्या किया था? दामोदर गुप्त को हरा के मगध के अधिकांश भाग पे हिस्सा कब्जा कर लिया था। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बनाया? हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व बनाया था माधव गुप्त को बनाया था। माधव गुप्त को। चलते प्रश्न नंबर 5 पे। हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आदित्य सेन द्वारा। आदित्य सेन ने उसकी संप्रभुता का क्या अंत किया था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्री को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। चलते प्रश्न नंबर 6 पे। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने 3 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने 3 अश्वमेध कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा आदित्य सेन। आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराया था। चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तरवर्ती गुप्त शासक ने यह उत्तरवर्ती गुप्त शासक था, सब में से महान कौन था? यही थे आदित्य सेन। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। मगध के परवर्ती गुप्त जो वंश का जो अंतिम शासन था जीवित गुप्त द्वितीय था। जीवित गुप्त द्वितीय मगध परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णगुप्त को। कृष्णगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता है, यानी यह जो व्यक्ति था कृष्णगुप्त हमेशा विद्वानों द्वारा क्या था? घिरा रहता था। यानी इनका ये शिक्षा प्रेमी थे कह सकते हैं हम लोग। 9 नंबर बोल रहा है मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए कौन सा उपाधि किसने लिया था, तो आपको यह बतलाना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 का 4 हो जाएगा। ये हर्षगुप्त जो थे वीर योद्धा की उपाधि, हर्षगुप्त ने वीर योद्धा की उपाधि धारण किया था।
और कुमार गुप्त ने महाराजा धीराज का। और ऑप्शन जीवित गुप्त है, जीवित गुप्त जो धारण किया था राजाओं में सिरमौर यानी क्षितिशु चूड़ामणि धारण किया था। और आदित्य सेन ने परम भटनागर का महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपको मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता है? ठीक है, हिमालय के शत्रुओं को जीता था। सही आंसर हो जाएगा जीवित गुप्त के बारे में कहा गया है। जीवित गुप्त ने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को भी विजय किया था। चलते प्रश्न नंबर 11 पे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपको आदित्य सेन थे। चलते प्रश्न नंबर 12 पे। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी दूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा किए थे? वान हुएन तसे भारत की यात्रा किए थे। तो सही आंसर आदित्य सेन के समय, आदित्य सेन। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम बताना। तो सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो थे कृष्णगुप्त थे, कृष्णगुप्त, उसके बाद हर्षगुप्त, उसके बाद जीवित गुप्त, उसके बाद कुमार गुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त, उसके बाद जो थे महासेन गुप्त, उसके बाद थे आपको देवगुप्त, फिर माधव गुप्त, फिर आदित्य सेन गुप्त। इस तरीके से परवर्ती गुप्त राजाओं का क्रम है। चलते प्रश्न नंबर 14 पे। अच्छा, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है बिहार के मौखरी। बिहार में जो मौखरी शासक रहा उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। चलते प्रश्न नंबर 1 नंबर पे। बिहार के मौखरी के 3 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बराबर, पहला ऑप्शन है बराबर और नागार्जुन की पहाड़ी से जहानाबाद से। दूसरा ऑप्शन है विपुलाचल पहाड़ी राजगीर से। तीसरा ऑप्शन है कुम्हरार पटना से। चौथा ऑप्शन है मंदार पर्वत बांका से। सही आंसर हो जाएगा बराबर और नागा अर्जुन की पहाड़ी जहानाबाद से प्राप्त हुआ है मौखरी के 3 अभिलेख। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। बिहार में मौखरी के किस राजा का नाम राजा के नाम मिलते हैं? तो बिहार में मौखरी के तीनों राजा का नाम मिलता है, यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा, अनंत वर्मा, तीनों राजा का उल्लेख मिलता है। चलते प्रश्न नंबर, अब देखिए इतना मौखरी से संबंधित 2 ही क्वेश्चन था। चलते हम लोग प्रश्न नंबर हर्षकालीन बिहार। हर्ष के समय में बिहार का जो स्थिति था उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका कैसे शासन व्यवस्था थी, उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है गौड़ शशांक को किस गौड़ शासक ने मगध का महासामंत नियुक्त किया था? तो मगध का महासामंत जो जयनाग ने किया था। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। शशांक का पहला उल्लेख मगध राज के किस स्थान पर मिलता है? शशांक का पहला उल्लेख मगध राजा के किस जगह से मिलता है? तो ऑप्शन पहला है कुम्हरा राजगिरी, कुम्हरार, रोहतासगढ़ या बिहार शरीफ। सही आंसर इसको देखते हैं, सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सी मतलब रोहतासगढ़ से, रोहतासगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। शशांक का पहला उल्लेख मगध के राजा रोहतासगढ़ में मिलता है। कहाँ से? रोहतासगढ़ से मिलता है। वहां के मोहरों पर महासामंत शशांक देव का उल्लेखन मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर चलते 3 पे। दक्षिण बिहार में शशांक की राजधानी थी। दक्षिण बिहार में शशांक की राजधानी थी वरुणिका। वरुणिका शशांक क्या थी? राजधानी थी वरुणिका। आपको ध्यान रखो वरुणिका उसकी राजधानी थी। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है हर्ष और भास्कर वर्मन की संयुक्त सेनाओं के दबाव के कारण शशांक अपना राज्य छोड़कर दक्षिण बिहार में शरण लिया और जहानाबाद किले के रोहतास के नजदीक वरुणिका में अपनी राजधानी बनाया और यहाँ एक टकसाल भी स्थापना करवाया।
शशांक के बाद हर्षवर्धन द्वारा मगध पर अधिग्रहण करके बीच थोड़े समय के लिए शशांक राजा का अंतिम वंशज पुरवर्मन पर ने मगध पर आंशिक कालिक शासन किया था। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। हर्षवर्धन ने मगध की राजा की उपाधि कब धारण किया था? हर्षवर्धन ने मगध की राजा की उपाधि धारण किया था 641 ईस्वी में। चलते प्रश्न नंबर 5 पे। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब? इत सिंह ने बिहार का जो भ्रमण किया है 673 ईस्वी में, 673 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इत सिंह ने लगभग 675 से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। चलते प्रश्न नंबर 6 पे। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में हुएनसांग भी अध्ययन किया था। एक्सप्लेनेशन दे रहा है। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। हुएनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष किया था? तो हुएनसांग ने पाटलिपुत्र की जो यात्रा किया था 635 ईस्वी में किया था। चलते प्रश्न नंबर 9 पे। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बोध गया के महाबोधि मंदिर को जो वृक्ष को क्षति पहुंचाया था तो वह राजा शशांक था। शशांक यह बंगाल का शासक था जो क्रूर और अधर्मी था यह शासक। चलते अब नेक्स्ट टॉपिक आगे आपका है पालकालीन बिहार। तो पालकालीन बिहार को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो फिर भी डिसलाइक कर सकते हैं और पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए।